आज हम लोग मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट के शेष भाग को पढ़ेंगे। पहले हम लोगों मुगल सम्राट अर्थात बाबर से प्रारंभ किया गया। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर उत्तराधिकारी के रूप में कैसे सम्राट अपने पुत्रों को उत्तराधिकार के रूप में साम्राज्य को सौंपते थे, ये बात हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जब्त और जमींदार। भैया बहनों, जमींदार शब्द क्या? मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट जो अपने राजस्व का जो भाग था वो किस लिए और कैसे उसका प्रबंध करते थे। जैसे मुगल सम्राट का सारा कार्य राजस्व आधारित था। सिपाहियों को वेतन देने, कर्मचारियों को वेतन देने का जो जरिया था, आमदनी था, वो किसानों के द्वारा भूमि राजस्व का जो भाग था, आमदनी था, वही उन पर खर्च किया जाता था। इस प्रकार से ये जमींदार भूमि का लगान और राजस्व वसूलते थे और सरकारी खजाने में जमा करते थे और इस प्रकार से वह सरकारी खजाने का जो धन है वो वेतन देने में लगता था। अकबर के राजमंत्री टोडरमल जब वो 10 साल अर्थात 1570 से 1580 के कालखंड के बीच उसने अध्ययन किया और किसानों को एक सर्वेक्षण किया कि कैसे इन पर किस प्रकार के कर स्थापित किए जाएं। ऐसा उसने भ्रमण करके और एक जायजा लेकर के, एक पैमाइश करके और वो पैसे के रूप में राजस्व लगाया। इस प्रकार से अकबर नामा और आईने अकबरी अकबर द्वारा लिखा गया। ये जो अकबर नामा और आईने अकबरी, उसके जो लेखक हैं, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासन काल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका सिर्फ है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर ने पूर्वजों का बखान किया और इस प्रकार से अकबर के बारे में, उसका शासन काल के बारे में, उसकी परंपराएं, उसकी संस्कृतियों और उनके आर्य विचारों के बारे में वो अबुल फजल ने अपने उसके आईने अकबरी में विस्तृत वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर की नीतियां, अकबर की नीति क्या थी, उसकी क्रियाकलाप क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने देखने का प्रयास करेंगे। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेष कर आईने अकबरी में मिलता है। इस प्रकार से अकबर ने अपने इन विचारों को कैसे जनता के प्रति लागू किया, तो यह एक अच्छा साक्ष्य है। इस प्रकार कई प्रांतों में उनका ये जो अधिकार था वो जमा हुआ था। सूबा हम उसके नाम से जानते हैं। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक था, सैनिक, दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। इस तरह से जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, अर्थात जहांगीर जो अकबर के पहले का शासक हुआ है, उसके राजकाल में नूरजहां एक बेगम थी जिसके ऊपर जो है पिक्चर भी बना, नूरजहां। ठीक है, नूरजहां पिक्चर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या कुछ भैया बहन नहीं सुने होंगे तो बाद में उसको देखेंगे कि नूरजहां के नाम पर पिक्चर बना। उसने 19 मेहरुन्ना ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। ठीक है, और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही है और उसको समय समय पर सहयोग देती रही।
नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्तीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। इस प्रकार से नूरजहां उस पर समर्पित होकर के और उसके साथ अपने कार्य करने का एक वफादारी साझ निभाई। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। इस प्रकार से राजस्व का आया हुआ जो धन था वो राज्य के अनेक प्रकार के खंडों में वो खर्च करते थे। हम ये भी देखते हैं कि ये जो 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसूट और पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि वो जो विद्वान धार्मिक रीति और मंदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। इस तरह से अकबर ऐसे विचार से वो हिंदुओं पर एक विशेष आस्था मान करके और वो कार्य करता था। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। इस तरह से हम देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य ये किस प्रकार से पतन में आया, उत्थान में आया और कैसे अपने साम्राज्य के प्रति समर्पित भाव लिया। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। ऐसे राजस्व लगाने से उनके प्रशासन में वृद्धि हुई, उनके आर्थिक भी विचारधारा सुदृढ़ हुए। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। इस प्रकार मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। इस प्रकार से उनकी एक नीति थी कि ऐसे लोग के प्रति ये नियम वो बनाए जिसमें कि कुछ ही वर्ग के लोग उसमें अधिक फायदा उठा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। इस प्रकार से जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल सम्राट का अंत और उनके साम्राज्य के बाद जहां उनका साम्राज्य काल था, साम्राज्य क्षेत्र था, वहाँ के जो जमींदार थे और वहाँ के जो प्रशासक थे वो अपने अपने समय के आधार पर वो अपना अपना नया स्थापित कर दिए और स्वयं वहाँ के वो राज
और सम्राट बन गए। इस तरीका से ये मुगल जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य का अंत और उदय और अंत हम लोगों ने पढ़ा। अकबर, नूरजहां, शाहजहां और ये जहांगीर, औरंगजेब, ये कैसे आए और किस प्रकार से अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और ये बात हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा। ये पाठ ही संपन्न होता है। हम इस पाठ को हो सके तो वास्तव में एक बार पढ़ें, और जो ये क्वेश्चन दिया गया इसको आप लोग करे हैं, और इसके बाद फिर ये भरने वाला दिया गया था इसको आप कर चुके होंगे। इसके बाद फिर हम तृतीय सोपान में जो आज पढ़ाया गया उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर दिया गया है, इसको आप लोग कर लेंगे और प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे प्रथम मासिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज यहीं तक, धन्यवाद।